So good afternoon everyone. Today we are going to start geography and the first chapter which I will be taking is chapter number 4 agriculture. तो रीजन क्या है ये फर्स्ट चैप्टर लेने का जिस स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके स्कूल में फर्स्ट पीरियोडिक में लेसन आने वाला है तो मैंने ये लेसन चालू किया बाकी भी हम लोग बाकी के चैप्टर्स करेंगे वन आफ्टर द अनदर तो देखो तो एग्रीकल्चर के बारे में तुम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा व्हाट इज एग्रीकल्चर तो देखो हमें पता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिनको करने से हमें पैसा मिलता है हम उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटीज में तो इस लेसन में हम लोग मेजरली फोकस करने वाले अपॉन द प्राइमरी एक्टिविटीज अब प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है ऐसे जो काम जो किए जाते हैं जिससे हम लोग नेचर की जो रॉ मटेरियल जो नेचर की वस्तु है उनके मदद से हम लोग को एक नई नेचुरल वस्तु बनाएंगे कैसे मैं हिंदी में मैं तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करो जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे क्या होते हैं सब एक्टिविटीज जैसे नेचर से हमने सॉइल लिया एयर लिया वाटर लिया सीड्स लिए और उसकी मदद से हमने प्लांट बनाया फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर का प्लांट बनाया तो नेचुरल वस्तु का इस्तेमाल करके हम लोग नेचुरल कोई चीज बना रहे हैं तो वो हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम लोग जो भी फूड हम खाते हैं जो भी हम खाना खाते हैं वो हम लोग बना सकते हैं तो इसलिए एग्रीकल्चर को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं समझा तो एग्रीकल्चर में मेजरली फार्मिंग की जाती है तो फार्मिंग में क्या क्या आता है जो फूड ग्रेन्स हम लोग खाते हैं वो फूड ग्रेन्स बना सकते हैं साथ में ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं हम जिसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं वो सब कुछ हम लोग एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते हैं तो एग्रीकल्चर एक वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग नेचुरल चीजें बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेचर फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स जो हम लोग खाते हैं साथ में और अलग अलग चीजें जिसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर को एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है अब क्यों बोला गया एज ओल्ड क्योंकि एग्रीकल्चर अभी से प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है इंडिया में या दुनिया में वो बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारे पूर्वज ही नहीं हमारे बहुत सारे साल हम एक पर्टिकुलर डेट भी दिया गया कि हजारों साल हो गए कि हम लोग एग्रीकल्चर करते थे जैसे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे उसकी भी खुदाई जब की थी तो उसमें भी देखा कि लोग एग्रीकल्चर किया करते थे अब इंडिया में होता क्या है ज्यादातर जो लोग हैं जैसे बताया गया टू थर्ड पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर करती है इसलिए इंडिया को एक एग्रियन कंट्री या एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री बोला जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मिंग करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं इसलिए इसको लेबर कंज्यूमिंग भी बोला जाता है अब देखो फार्मिंग के तीन मेजर टाइप्स दिए हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक तो डिफरेंसेस आएंगे या फिर फीचर्स लिखने के लिए आएंगे तो तुम लोग उसको डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेना उसको ही हम लोग फिर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो तो एनवायरमेंट क्या है कैसा है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है क्या सोसाइटी में सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं उसके हिसाब से एग्रीकल्चर की तीन कैटेगरीज की गई है फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस थर्ड है कमर्शियल फार्म तो तीनों पे आ सकते हैं क्वेश्चन प्रिमिटिव में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टॉपिक है और कमर्शियल में प्लांटेशन नाम का तो जो पांच टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो तीन मार्क के लिए भी आ सकते हैं पेपर में एक तो फीचर्स या डिफरेंसेस के लिए तो प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब बताते बेसिक और सब्सिस्टेंस मतलब फॉर सेल्फ रिक्वायरमेंट खुद की रिक्वायरमेंट के लिए जो बेसिक तरह की फार्मिंग करते हैं जो बहुत पहले जमाने से करते आ रहे हैं वो है हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अब हमें पता है हमने पिछले साल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो जो मेन पहले तीन फैक्टर्स है लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल इसमें आता है वर्किंग और फिक्स कैपिटल तो प्रिमिटिव में क्या है पर सबसे पहले लैंड छोटे छोटे एरियाज के जो लैंड है फ्यू पॉकेट ऑफ लैंड बहुत बड़ी जमीन नहीं होती है छोटे छोटे पॉकेट ऑफ लैंड में ही फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है दूसरा अगर हम लोग देखें लेबर तो लेबर मतलब फैमिली या जो कम्युनिटी के लोग हैं वही मेजरली फार्मिंग करते हैं फिर अपना फिजिकल कैपिटल में आता है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मतलब जो टाइम बाय टाइम लगता है जैसे सॉइल है तो सॉइल की फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है बस वही फर्टिलिटी यूज करेंगे जो नेचुरल एनवायरमेंट कंडीशन है बस उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फर्टिलिटी डे बाय डे लगेगी और जो पानी है मानसून आएगा बारिश आएगी
तो पानी वो इस्तेमाल हो जाएगा। फिर उसमें आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो फिक्स लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो, डाउ, डिगिंग स्टिक, ये पहले के जमाने में यूज करते थे फार्मिंग में, और अभी भी करते हैं कुछ कुछ एरियाज में। तो बहुत बेसिक टाइप की फार्मिंग है, तो बेसिक चीजों का यूज किया जाता है। समझा? तो ये जो चार चीजें, उन चार चीजों से तुम लोग पूरे पॉइंट्स बना सकते हो। लैंड क्या है, लेबर क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है। समझ गया? क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? जो बेसिक टाइप की फार्मिंग है, स्मॉल पॉकेट ऑफ लैंड में की जाती है। फैमिली कम्युनिटी लेबर का यूज होता है। जो बेसिक प्रिमिटिव टूल्स है लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक यूज करते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी पे, नेचुरल एनवायरमेंट कंडीशंस पे, और मॉनसून में डिपेंडेंट होती है फार्मिंग। अब इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट का एक पीस ऑफ लैंड हम लोग ले लेंगे, फिर उस पीस ऑफ लैंड को पहले कट करेंगे, तो ये होगा स्लैश। कट करने के बाद फिर उस जो पेड़ होते हैं जिनको हमने काटा, उसको फिर बर्न किया जाता है। फिर बर्न करने के बाद उस ऐश को सॉइल में मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। और फिर उस पर फार्मिंग करते हैं। तो स्लैश भी कर लिया, बर्न भी कर लिया, फिर उस पर फार्मिंग करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे फार्मिंग हम लोग तब तक करते हैं जब तक सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है। एक बार की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, उस लैंड को वैसे ही छोड़ देते, दूसरे एरिया में जाएंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसको बर्न करेंगे, फिर उसमें फार्मिंग करेंगे। समझ गया? इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और हम लोग शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो जो फार्मर है वो मेजरली जो सीरियल्स क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो न्यू एरिया पे शिफ्ट करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? सॉइल को ऐसे ही अगर हम लोग रख दे, जो लैंड है अभी यहाँ पे फार्मिंग नहीं होगी, तो नेचर खुद से रेप्लेनिश करेगा, खुद से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा नेचुरल प्रोसेस से, रादर देन आर्टिफिशियली केमिकल फर्टिलाइजर्स डालना, जिससे और पोल्यूशन होगा और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। वो ना करते हुए नेचुरली वो सॉइल खुद को रेप्लेनिश कर लेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कोई मॉडर्न इनपुट्स ना होने के कारण जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा कम रहता है यहाँ। अब देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किन किन नाम से बुलाया जाता है? झूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ये याद करना पड़ता है क्योंकि आ सकता है एमसीक्यू में। पामलो मणिपुर, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका, कोनोको वेनेजुएला, रोका ब्राजील, मसूल सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इंडोनेशिया, रे वियतनाम, बेवार दाहिया मध्य प्रदेश, पुडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामा दाबी कुवन या ब्रिंगा ओडिशा, कुमारी वेस्टर्न घाट, वालरिया वात्री सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, खिल हिमालयन बेल्ट, और कुरवा झारखंड। ये रिंजा की स्टडी है। ये 2024 में आया था क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो देखो, रिंजा अपनी फैमिली के साथ रहती है दीपू नाम की जगह पे, जो आसाम में है। दीपू में एक छोटा सा गांव है, तो उसके आउटस्कर्ट्स में वो रहती थी। वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती थी कि कैसे वो एरियाज को क्लियर करते थे, स्लैश करते थे, बर्न करते, उसको मजा बताता था। फिर उसको इरिगेट किया करते थे वो लोग। बाम्बू कैनाल, एक स्प्रिंग था वहां पे, स्प्रिंग से बाम्बू के ऐसे कैनाल्स बनाए जाते और पानी लाया जाता था। सराउंडिंग जितना क्लीन हो सके वो क्लीन रखते थे जब तक चाहे वहां पे रहते थे। लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। तो उनको एक नई जमीन की खोज है कि उनको एक नया जमीन मिलेगा, तो वो नए जमीन पे नेक्स्ट सीजन में अच्छी फार्मिंग करेंगे। एक केस दिया है यहाँ पे। तो कौन से तरह की फार्मिंग हुई यहाँ पे? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज स्लैश एंड एग्रीकल्चर। तो कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में? टैपियोका, cassava, yam, corn, maize, millet, mountain rice, beans and bananas। समझा इतना? अब नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव नाम से ही पता चलता है, इंटेंसिव मतलब ज्यादा है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग याद रखना ऐसे एरियाज में किया जाता है जहां पे होता है हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। तो फॉर एग्जांपल, एक जमीन थी, वहां पे 5 लोग रहा कर 4 लोग रहा करते थे। कंसिडर कर लो, मदर, फादर, उनके 2 बच्चे।
अब सामने जाकर क्या हुआ, जो दो बच्चे थे उनकी शादी हो गई, उनके फिर भी दो दो बच्चे हो गए, तो आठ आठ और ये 10, तो पहले 10 हेक्टेयर की जमीन पे चार लोग रहते थे, मतलब पर पर्सन देख लो 2.5 हेक्टेयर आ गया। और अभी 10 हेक्टेयर की जमीन पे 10 लोग रहते हैं, तो पर पर्सन 1 हेक्टेयर की जमीन आ गई। तो क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने से प्रेशर आ गया। पहले 10 हेक्टेयर की जमीन सिर्फ चार लोगों को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वही 10 हेक्टेयर की जमीन 10 लोगों को सपोर्ट करेगी। तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया, तब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रिमिटिव फार्मिंग करेंगे तो कम ईल्ड आएगी, अब कम ईल्ड में थोड़ी 10 लोग खाने वाले हैं, तो उनको ईल्ड बढ़ानी पड़ेगी। समझा इतना, क्यों हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। फिर दूसरा, अब उनको ईल्ड तो बढ़ानी पड़ेगी, अब ईल्ड अपने आप तो बढ़ने नहीं वाले नेचुरल मेथड से, तो उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, लाइक बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। और उसके लिए फिर लोग भी ज्यादा लगेंगे, इसलिए इसको लेबर इंटेंसिव बोला गया। अब लोगों के पास होता है राइट टू इनहेरिटेंस, झगड़े भी इसी के कारण होते हैं बहुत ज्यादा। अब जनरेशन से जनरेशन क्या होता है, जमीन पास ऑन होती है, अब लोगों में बंटवारा तो होता है, तो लैंड का डिवीजन भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मदर फादर की डेथ हो गई, अब उनके दो बच्चे, उनकी दो वाइफ और उनके दो दो बच्चे, तो अभी 10 नहीं 8 ही जने। तो क्या हुआ, आधे आधे उन्होंने डिवाइड कर लिया, 5 हेक्टेयर पहले बच्चे के पास गया, दूसरे 5 हेक्टेयर दूसरे के पास गए। तो जो लैंड होल्डिंग साइज थी वो डिक्रीज हो गई। पहले एक बंदा जो होना था उसके पास 10 हेक्टेयर की जमीन थी, अब दो बंदे आ गए, दोनों के पास 5 5 हेक्टेयर की जमीन है, तो जो ओवरऑल होल्डिंग कैपेसिटी थी लैंड की, वो इस राइट टू इनहेरिटेंस के कारण लैंड का डिवीजन हुआ, तो जिसके कारण जो लैंड होल्डिंग साइज है वो कम हो गई, अनइकोनॉमिक हो गई, जिसके कारण जो टोटल आउटपुट आ सकता था बड़ी जमीन पे वो कम हो गया। तो अब सिर्फ वो फार्मिंग से तो अपना घर नहीं चला पाएंगे, तो उनको और भी बाकी मेथड्स लाइक फार्मिंग को छोड़कर बाकी दूसरे मेथड्स भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो अपना पूरा घर चला पाएंगे। समझा इतना। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर था, तो उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ा, लेबर इंटेंसिव भी था, राइट टू इनहेरिटेंस के कारण जमीन का साइज डिक्रीज हो गया, तो आउटपुट को उनको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कम जमीन पे, तो जिसके कारण सिर्फ फार्मिंग से तो अपना घर नहीं चला पाएंगे, तो उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी देखना पड़ेगा। समझ गया। तो सिर्फ प्रेशर आता है एग्रीकल्चर लैंड पे। जैसे इंडिया में देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग राइस और पैडी की जाती है वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही पता चलता है कमर्शियल मतलब बेचने के लिए किया जाने वाला है। तो ये जो फार्मिंग थी, अब चीजें बेचनी है तो ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन नेचुरल मेथड से तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। समझ गया। तो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा ईल्ड आएगी। अब कौन सा क्रॉप कमर्शियल होगा, कौन सा क्रॉप सब्सिस्टेंस होगा, वो डिपेंड करेगा अलग अलग रीजन में। तो जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है कि कौन सी चीज फायदा देगी नहीं देगी, वो अलग अलग होगी। जैसे राइस, पानी ज्यादा लगता है उसको, तो नॉर्मली वो कहाँ पे ग्रो करेगा, पानी वाली रीजन में, जैसे ओडिशा, तो ओडिशा में एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है सेल्फ रिक्वायरमेंट की। हरियाणा पंजाब जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, वहां पे राइस नेचुरली ऐसा ग्रो नहीं करेगा, हमें खुद इनपुट देना पड़ेगा, इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छे से। तो वहां पे लोगों की एक्चुअल नीड के लिए नहीं, लोग बेचने के लिए उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइस हो जाएगा कमर्शियल क्रॉप हरियाणा पंजाब में। उसी तरह वीट, जो ग्रोइंग कंडीशन, जो वीट है वो फिर कमर्शियल क्रॉप रहेगा पंजाब और हरियाणा में, और एक सब्सिस्टेंस क्रॉप रहेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट टाइप की जो फार्मिंग है, मतलब जो आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। तो प्लांटेशन का मीनिंग क्या है, एक पीस ऑफ लैंड लो, बड़ा सा पीस ऑफ लैंड, और वहाँ पे एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करो, एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप विच विल बी ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, तो उस टाइप की फार्मिंग को हम लोग बोलेंगे प्लांटेशन फार्मिंग। समझ गया, बड़ी सी जगह एक टाइप का क्रॉप ग्रो करेगा। तो जो प्लांटेशन है वो एग्रीकल्चर है, तो ये चीजें बेचनी पड़ेगी, तो कहाँ पे बेचेंगे, तो मार्केट में बेचेंगे, नहीं तो इंडस्ट्रीज में बेचेंगे। तो जो प्लांटेशन होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, उसका इंडस्ट्रीज के साथ और मार्केट के साथ एक बहुत अच्छा डेवलप्ड
नेटवर्क होना चाहिए। समझा? कि अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो चीजें बना तो लेंगे तो उसको बेच कैसे पाएंगे? तो इसलिए जो प्रोडक्शन है वो हो तो रहा है, लेकिन उसके एक प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए मार्केट के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ। अब कनेक्टिविटी आएगी कैसे? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क से। तो रोड्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जिसके कारण वो आसानी से इंडस्ट्रीज में पहुंचेंगे, इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जाएगा कॉटन इंडस्ट्रीज में। फिर फॉर एग्जाम्पल बनाना है तो वो एक तो कोई भी फैक्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे बनाना स्मूदीज वगैरह बनाते हैं, या फिर हो सकता है डायरेक्ट मार्केट में जाए। तो इसलिए दोनों के साथ एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसी से प्लांटेशन का डेवलपमेंट होगा। फिर जो प्लांटेशन है वो बड़े से एरिया में बहुत बड़े लैंड पे किया जाता है, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। इतना ज्यादा एरिया है तो ज्यादा लोग भी लगेंगे काम करने के लिए। तो ओवरऑल देखे तो ज्यादा पैसा इसमें लग जाता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। अब जो प्लांटेशन है उसका एक तो यूज होता है मेजर ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना बाकी इंडस्ट्रीज को, या फिर डायरेक्ट मार्केट में बेचने के लिए। जैसे इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे टी आसाम में, नॉर्थ बंगाल कॉफी इन कर्नाटका। जैसे टी हमारा आसाम और नॉर्थ बंगाल में, और कॉफी कर्नाटका में प्लांटेशन क्रॉप है। समझ गए इतना? अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न्स। तीन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स है हमारे: खरीफ, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स को सो किया जाता है, कब लगाते हैं उनको? ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून चालू होगा मेजरली अपना जून जुलाई में। जब मानसून चालू हो जाता है अलग अलग एरियाज में, जब भी मानसून चालू हुआ तब उसको सो कर देते हैं, और हार्वेस्ट करते हैं उनको सितंबर अक्टूबर में। फिर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं खरीफ क्रॉप्स, वही पैडी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। राइस ग्रोइंग एरियाज है हमारे असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र का कोकण रीजन, और उत्तर प्रदेश भी है। जिस एरियाज में रखना ज्यादातर लोग राइस खाते हैं उस एरियाज में राइस ग्रो करते हैं। जैसे अपना साउथ वाला रीजन जो कोस्टल वाला रीजन है, इससे तुम लोग याद रख सकते हो। समझा? अब जो राइस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है पंजाब और हरियाणा में भी। आसाम और वेस्ट बंगाल ओडिशा लाइक स्टेट्स में राइस को 3 बार ग्रो किया जा सकता है साल में। तो उसको औज, अमन और बोरो बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन। जो राबी क्रॉप्स है उनको विंटर में सो किया जाता है अक्टूबर दिसंबर में, और हार्वेस्ट करते हैं समर के आसपास अप्रैल से लेकर जून में। ये शॉर्टकट याद रखता है WBGPM: व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड। ये 5 क्रॉप्स हमारे राबी क्रॉप्स दिए, कंफ्यूज नहीं होगा कभी। फिर जो राबी क्रॉप्स है वो मेजरली नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न से स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ग्रो किए जाते हैं। तो ऐसे एरिया जहाँ पे ज्यादातर व्हीट खाया जाता है, मतलब हमारा नॉर्थ वाला रीजन, ये चीज याद रखना। तो वहां पे राबी क्रॉप ज्यादा ग्रो करते हैं। अब राबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी तो लगेगा। हम कितना ही इरिगेशन दें, तो थोड़ा बहुत अगर प्रेसिपिटेशन आ जाए विंटर के मंथ में जो मेजरली वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण आते हैं, तो क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, तो राबी क्रॉप की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। हमने पिछले साल फूड सिक्योरिटी में भी देखा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था व्हीट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ रादर देन राइस। अब इन मंथ्स के बीच में एक छोटा मोटा एक सीजन आ जाता है समर मंथ्स का। तो रबी और खरीफ के बीच में एक छोटा सा सीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जायद सीजन। उसमें मेजरली जो पानी वाले क्रॉप जिनमें पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। समझा इतना? और फिर उसके बाद देखो जो शुगर केन होता है उसको ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल लगता है। ठीक है, उसको एक अलग से नोट बना है इसमें। समझ गए इतना? क्लियर है? शुगर केन अपना एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन उसको ग्रो करके मैच्योर करने में पूरा 1 साल लग जाते हैं। उसको एक अलग से पॉइंट कर दिया। तो आई थिंक सो तुम लोगों को समझ चुका होगा
अगर कोई डाउट होगा इसमें तो मुझे बिल्कुल पूछना, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलो, बाय बाय।